हेलो। सतीश चेक करो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा फ़ोन ला के देना ज़रा। विजय, फ़ोन देना बेटा। है मेरे पास है। स्टैंड लगा दे ज़रा। आवाज़ आ रही है बच्चों? कंफर्मेशन तो व्हाट्सएप के द्वारा। ये कौन है? क्लास होगा। प्रिंस जी, क्लास चल रहा है, ज्वाइन करिए फटाफट। चलो ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। ऑफ तो एनोटेशन। ऑफ तो है। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करा था। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी आती है, जिसमें सबसे पहला नाम मेरे पास किस नाम से आ रहा था? आपका नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से आ रहा था, कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उसको नेटवर्क लेवल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। साथ ही साथ हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और एप्लीकेशन का संपर्क मेरा किसके साथ था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ था। हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करेगा, साइबर अटैक से बचाएगा हमारा। और एक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट को भी क्या करता है? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्लाउड सिक्योरिटी का जो संपर्क है वो सीधा किससे लगा हुआ था? सीधा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट से लगा हुआ था। ठीक है बच्चे। और जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग अपने में क्या माना गया था? एक एनवायरनमेंट माना गया था। और मैंने कहा था ये अपने में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको 24 आवर्स हम एक्सेस कर सकते हैं, 365 दिन एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं, एनी डिवाइस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखने वाली बात यहाँ पे आ रही है, किसी भी डिवाइस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं और फ्रॉम एनी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। है ना? घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो 24 आवर्स अवेलेबल है, जो किसी भी डिवाइस के द्वारा एक्सेस हो सकता है, किसी भी लोकेशन के द्वारा एक्सेस हो सकता है, उसको हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दे रखा है। और मैंने आपको बताया था बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारे पास AWS नाम का एनवायरनमेंट था, एक आपके पास Azure नाम का एनवायरनमेंट था, और साथ ही साथ एक हमारे पास आपका गूगल क्लाउड नाम का भी इन्वायरमेंट था। ये तीन मोटी मोटी कंपनीज हैं हमारे पास जो कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सर क्या मात्र ये तीन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हमारे पास और ऑर्गेनाइजेशन है, पर फेमस हमारे पास ये है। AWS की बात करेंगे, इसको हमने क्या नाम दिया है? अमेजॉन वेब सर्वर का नाम दे रखा है। और एजोर की बात करेंगे, एजोर हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्रांड है। और क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा, सॉरी, ये जो हमारा गूगल ड्राइव है या गूगल क्लाउड है, ये हमारा गूगल कंपनी के द्वारा आपका बनाया गया है।
तो ये हमारा जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, कल को आप भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे तो आप भी रेडी लगाएंगे। रेडी लगाने का मतलब है आपको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज बेचनी पड़ेगी। तो जैसे सब्जी वाले के पास प्याज भी होता है, टमाटर भी होता है, खीरा भी होता है, घिया भी होता है, तो ऐसे ही आपके पास भी कितने तरह की सब्जियां होंगी? हमारे पास 7 तरह की सब्जियां होंगी, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी भी होगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी होगा, क्लाउड सिक्योरिटी भी होगा, और 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर भी हमारे पास होगा। और 5वें नंबर को अगर आपको याद हो तो हमने क्या नाम दिया था? एंड पॉइंट सिक्योरिटी का नाम दिया था। तो यानी कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे सब्जी वाले हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और कितने तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? 7 तरह की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए आप सक्षम हैं। ठीक है जी। और जिसमें 5वां नाम था एंड पॉइंट सिक्योरिटी, 6ठा नाम था ऑपरेशनल सिक्योरिटी, और 7वां नाम था मेरे पास डीआरपी। और डीआरपी का मतलब मेरे पास क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी प्लान एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी सिक्योरिटी। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास आपके 7 लेवल के सिक्योरिटी हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये लेवल स्टडी करवा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो कुल मिला के 4 लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे किसके बारे में? एंड पॉइंट के बारे में, ऑपरेशनल के बारे में, और साथ में आपका डीआरपी के बारे में। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी बच्चे को तो बताइए, समझाइए फटाफट, मेक इट फास्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए ज़रा, कंफर्मेशन दीजिए मेरे को व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी कुछ अगर नए बच्चे आए हैं तो सुन लीजिए, 8851927016 पे मेरे को कंफर्मेशन भेजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच, सबने जवाब दे दिया मेरे को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम हमारे पास क्या आ रहा है? उसका नाम हमारे पास आपका आ रहा है डेट इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ रही है आपकी? डेट इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी। जब हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पहला सवाल यहां पे होता है, सर एंड पॉइंट से मतलब क्या है? हमने कहा जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो हमें एंड पॉइंट सिक्योरिटी की सुविधा प्रोवाइड करेगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे है कि सर एंड पॉइंट से क्या मतलब है? मैंने कहा एंड पॉइंट से मतलब ये है कि जहाँ पे एंड यूजर्स कैटेगरी के लोग काम करते हैं उसको हमने एंड पॉइंट सिक्योरिटी का दर्जा दिया हुआ है। जिस जगह पे एंड यूजर्स कैटेगरी के लोग काम करते हैं उसको हमने क्या नाम दिया है? आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी का दर्जा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूजर्स बेटा हमारे पास ना कई तरह के होते हैं। अगर हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो कई तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जैसे मेरे पास एक आता है, आपके पास बड़ा फेमस आदमी है जिसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। एक मेरे पास आपका सिस्टम डिज़ाइनर नाम का आदमी आता है। एक आदमी मेरे पास आपका सिस्टम प्रोग्रामर नाम का आता है। ऐसे मैंने बोला एक मेरे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र आता है, और एक मेरे पास आपका आता है एंड यूज़र, जिसको कई बार हम लोग इसको डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी? तो ये एंड यूज़र कैटेगरी के लोग होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कंपनी में ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे बीच में बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम है और ये एनवायरनमेंट हमारे पास बना हुआ है। अब इस माहौल को आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। इस डिवाइस को मैंने क्या नाम दिया था? आपका सर्वर का नाम दिया था। इसको मैंने क्या नाम दिया था? क्लाइंट का नाम दिया था। और ये डिवाइस मेरे पास किस नाम से था? आपका स्विच के नाम से था। और ये मेरे पास क्या मानी जाती हैं? आपकी तारें मानी जाती हैं, केबल्स मानी जाती हैं। अब ये जो हमारा क्लाइंट है
इस क्लाइंट को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, एंड यूजर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, इसको हमने क्या नाम दिया, एंड यूजर का नाम दिया। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे कंपनी का एमडी भी काम कर सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी काम कर सकता है, मैनेजर भी काम कर सकता है, कोई सीए कैटेगरी का आदमी भी काम कर सकता है, और कोई हमारा लेटेस्ट से इंटर्न जो आर्टिकलशिप करता है वो भी काम कर सकता है। तो ये जो हमारे पास क्लाइंट जो यहाँ बैठ के बंदे काम कर रहे हैं, इनको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, एंड यूजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले ज़माने में कोरोना से पहले तो एंड यूज़र इस तरह की दिशा में दिखाई देता था हमारे पास, पर जब से हमारे पास कोरोना आ गया ज़िंदगी में, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि घर बैठ के काम करिए। अब आजकल क्या होता है, हमारे पास कंपनी का तो सर्वर होता है, इस सर्वर में बड़ी सी मशीन होती है जहाँ पे दुनिया भर का डेटा पड़ा होता है, और मैंने कहा ये सर्वर हमारा कहाँ बैठा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठा हुआ है, और ये इसके एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं अपने घर में अपना लैपटॉप लेकर, अपना टैबलेट लेकर, अपना मोबाइल फ़ोन लेकर। ठीक है जी, एक मिनट होल्ड करना। विजय, विजय, इसको बोल धुआं इतना हो गया यार। तो देखने वाली बात यहाँ पे आ रही है कि वर्क फ्रॉम हो गया, ये यूएसए हो गया, सर्वर हो गया, और ये हमारे पास आप लोग घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि कोरोना आ चुका है, वर्क फ्रॉम होम आ चुका है। तो अब हमने बोला जी ये हमारा कंपनी का मैनेजर बैठा हुआ है, ये कंपनी का एमडी बैठा हुआ है, ये हमारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा हुआ है, या मान लो ये हमारी कंपनी का प्रोग्रामर बैठा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पे जो भी कनेक्टिविटी है वो सारी की सारी किसके द्वारा है, सैटेलाइट के द्वारा है। सैटेलाइट के द्वारा ही हमारी सारी की सारी कनेक्टिविटी मेंटेन है। तो अब ये जो डिवाइस है, जो बंदे वर्क फ्रॉम होम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, इन लोगों को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, एंड यूजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कोरोना से पहले इस तरह की हरकत नहीं होती थी, पर कोरोना के बाद से इस तरह की हरकत हमारे पास क्या होने लग गई है, ज़्यादा होने लग गई है, और हमारी ज़िंदगी में एंड यूज़र वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है। तो मेरे ख्याल से पता लग गया एंड यूज़र क्या होता है हमारे पास। ये लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी एंट्री मारते हैं। तो सारे के सारे ये हमारे पास क्या हो गया, आपके एंड यूज़र डिवाइस हो गए। अब डेफिनेटली बंदा कहाँ काम कर रहा है, घर पे बैठ के काम कर रहा है। हमने कहा एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा है, आजकल तो यही हो गया कि एम्प्लॉय हमारा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। अब ये जो एम्प्लॉय है इसके पास क्या पड़ा हुआ है, इसके पास कंपनी का डेटा पड़ा हुआ है। कंपनी का डेटा हमारे पास क्या माना गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया। ये डेटा किसी भी एंगल से कंपनी में से लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, जो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है उसको कायदे से 8 घंटे काम करना है, वो 8 घंटे प्रॉपरली काम करे। उसका जो आइडल सिटिंग है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आइडल सिटिंग बढ़ेगा, 8 घंटे की जगह वो 4 घंटे काम करेगा, 3 घंटे काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये हमें ध्यान देना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कल को ऐसा तो नहीं है कि भैया ये एम्प्लॉय ने टीसीएस कंपनी को ज्वाइन कर रखा है और यही एम्प्लॉय क्या कर रहा है, विप्रो कंपनी में जाके फिजिकल नेविगेशन देता है। इसने क्या कर रखा है, 2 कंपनियां ज्वाइन कर रखी हैं कि ठीक है भैया टीसीएस वाले को तो मैंने ये दिखा दिया कि मैं वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहा हूँ और विप्रो के वहाँ पे जाके काम कर लूँगा। तो कल को कंपनी वाले क्या करते हैं, ऐसे एम्प्लॉय की लोकेशन का भी पता लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी लैपटॉप कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करेंगे या लैपटॉप आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देती है, यहाँ पे कुछ ऐसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डाल देती है जो आपकी सारी की सारी हरकत को प्रॉपरली ट्रैक करेगा। आपके एक एक मिनट का पूरा लॉग मेंटेन करा जाएगा कि आपने 8 घंटे के दौरान क्या क्या काम करे हैं। क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय खाली बैठ के काम नहीं करना चाहिए, हमारा एम्प्लॉय कंपनी की प्रोडक्टिविटी में काम करे, तभी जाकर काम बनेगा। और इसी चीज़ को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, हमने कहा हमें एंड पॉइंट लेवल की क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और एंड पॉइंट का संपर्क किसके साथ है, एंड यूज़र के साथ है, जो कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे
अर्थात जो कि लोग डेटा की एंट्री का ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? तो अब डेफिनेटली एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब कि जो लैपटॉप्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जो मोबाइल फ़ोन हमारे एम्प्लॉयज़ को हमने दे रखे हैं, या जो हमारे पास टैबलेट नाम का डिवाइस है वो हमने दे रखा है, उन सबको हमें क्या देनी है? सुरक्षा देनी है, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ अपनी जानकारी को किसी कॉम्पिटिटर्स के द्वारा शेयर ना कर सकें या कंपनी को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप जैसे बच्चों की होगी, क्योंकि आप किस कैटेगरी के लोगों की कैटेगरी में आ चुके हैं? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कैटेगरी में आ गए हैं, और इसलिए इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया? एंड पॉइंट सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा। और एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर आजकल हमने क्या कर रखा है? काफ़ी सारे IoT डिवाइसेस को भी क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। वी ऑल्सो हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट मैनी IoT डिवाइसेस। और IoT की बात करेंगे तो IoT से मेरा क्या संपर्क है? दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आजकल तो आप जानते हैं हमारे पास CCTV कैमराज होते हैं, हमारे पास LED TV होते हैं, हमारे पास आपकी कार होती है, हमारा आपके पास फ्रिज होता है, हमारे पास आपकी वॉशिंग मशीन होती है, घर का हमारे पास लाइटिंग सिस्टम होता है। यानी यहाँ पर भी हमारा सारा क्या होता है? आपका प्रोग्रामिंग होता है। और इन सभी डिवाइसेस के अंदर हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया है? इंटरनेट का फीचर ऐड कर दिया है। और द मोमेंट कोई डिवाइस हमारा इंटरनेट के टच में आता है, वो हर एंगल से आपका क्या बन जाता है? अनसिक्योर्ड बन जाता है, यानी कि उसको हैक करना पॉसिबल हो जाता है। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी जो कार है जो कि ड्राइवर लेस है, ये कभी हैक ना हो पाए, जैसे हमारे एलॉन मस्क साहब कहते हैं कि हमारी जो टेस्ला नाम की गाड़ी है वो हैकेबल नहीं है, अगर कोई हैक करेगा तो कई करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो डेफिनेटली इसको हमें सिक्योर्ड करना है। तो ऐसी चीज़ों को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? IoT का नाम दिया, जिसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जब मैं इसके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता हूं तो ये भी हमारा किसका पार्ट माना गया है? इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी, पांचवा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार एंड पॉइंट सिक्योरिटी से हमारा तात्पर्य क्या होता है। तो चलिए अंगूठा दिखाइए फटाफट और बताइए ये पांचवा पॉइंट क्लियर है आपको? तो कुल मिलाकर हम लोगों ने कितनी सिक्योरिटी स्टडी कर ली है? आपकी 5 तरह की सिक्योरिटी स्टडी कर ली हम लोगों ने। हमने आपका नेटवर्क सिक्योरिटी को स्टडी कर लिया, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी को स्टडी कर लिया, हमने एप्लीकेशन सिक्योरिटी को स्टडी कर लिया, हमने क्लाउड सिक्योरिटी को स्टडी कर लिया, और हमने एंड पॉइंट सिक्योरिटी को भी यहाँ पे स्टडी कर लिया। तो 5 तरह के सिक्योरिटी के फीचर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि हमारा कौन फॉलो करेगा? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करेगा, जो कि आप लोग हैं, जो कि आप बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच। आप कंफर्मेशन देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। तो 5 लेवल हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे को कंफर्मेशन नहीं देते हैं वो भी दिया करें, मोटिवेशन मिलता है बेटा, और कोई बात नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर 307 रुपये दे तो दिए मोटिवेशन के लिए, और कितना मोटिवेशन चाहिए आपको? नहीं बेटा, आपका जो अंगूठा है वो ज़्यादा मोटिवेशन देता है एज़ कम्पेयर टू 307 रुपये। ठीक है जी। अब छठा लेवल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और छठे लेवल की सिक्योरिटी को हमने क्या नाम दिया? दैट इज नोन एज ऑपरेशनल सिक्योरिटी। हमने कहा जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो हमें एक और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया? ऑपरेशनल सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल का मतलब होता है हमारे पास, इट रेफर्स टू डेली रूटीन टास्क। हमने कहा अगर आप ऑपरेशनल की बात करेंगे तो हमने क्या बोला? इट रेफर्स टू डेली रूटीन टास्क, ये रोजमर्रा की जिंदगी को फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डेली रूटीन टास्क कौन कौन से होते हैं सर? 4 होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? रिकॉर्ड्स को ऐड करना, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड्स को रीड करना और डिलीट करना। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या होते हैं? 4 मेजर काम होते हैं हर कंपनी के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया? AMDR का नाम दिया। ये नाम आपको याद होना चाहिए, AMDR।
और जब भी मैं आपसे पूछूं AMDR का मतलब क्या है तो आप क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड, डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड, और साथ ही साथ हमारे पास रीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड। इसको हमने AMDR का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया। अब जायज़ सी बात है, जब भी हम रिकॉर्ड को ऐड करने की बात करेंगे तो वहाँ पे गलत काम नहीं होने चाहिए, मॉडिफाई करने की बात करेंगे गलत एंट्री नहीं होना चाहिए, डिलीट करने की बात करेंगे कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, या डेटा को रीड करने की बात करेंगे तो कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। बच्चा कह रहा है रीड करने में क्या गलती हो सकती है सर? बच्चा कह रहा है रीड करने में क्या गलती हो सकती है? मैंने कहा जी मान लो ये मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की फ़ाइल पड़ी है, यहाँ पे मेरे पास फाइल के अंदर मल्टीपल जानकारी है, एम्प्लॉय के कोड के बारे में जानकारी, एम्प्लॉय के नेम के बारे में जानकारी, एड्रेस के बारे में, सैलरी, HRA DA के बारे में जानकारी, डिपार्टमेंट नंबर के बारे में जानकारी, डेजिग्नेशन के बारे में जानकारी, ये सारी जानकारी पड़ी हुई है हमारे पास। अब देखने वाली बात यह है कि मैं चाहता हूं कि यार ये बंदा इस एम्प्लॉय नाम की फाइल को रीड करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना चाहता है। अब मैंने कहा ठीक है भैया, आप कंपनी के एम्प्लॉई हो, आप ऑथराइज हो जानकारी को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं, पर मैं केवल आपको एम्प्लॉय का कोड रीड करने की परमिशन दूंगा, एम्प्लॉय का नेम रीड करने की परमिशन दूंगा, और प्लस वो आदमी किस डिपार्टमेंट नंबर में काम कर रहा है, 10 डिपार्टमेंट में है, 20 डिपार्टमेंट में है, या 30वें डिपार्टमेंट में है, इसकी जानकारी को मैं रीड करने की परमिशन दूंगा। अब ये आदमी कह रहा है कि नहीं सर, मेरे को तो ये जानना है कि हर बंदा कितनी सैलरी कमाता है, कितना उसका हाउस रेंट अलाउंस है, कितना उसका महंगाई भत्ता है, जिसको हम डियरनेस अलाउंसेस कहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, हमने साफ बोल दिया ये जानकारी तो भैया हम तेरे को नहीं देंगे, हम इस जानकारी को क्या करना चाहेंगे, आपका हाइड करना चाहेंगे, छुपाना चाहेंगे। तो अगर मैं इस तरह की जानकारी को हाइड करने की बात करता हूँ तो इस तरह की भी सिक्योरिटी को हमने क्या नाम दिया? ऑपरेशनल सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ो, पर केवल वही जानकारी पढ़ो जिसके लिए आप हकदार हो। अगर आपने डेटा को रीड करना है, अगर आपने डेटा को पढ़ना है तो आप पढ़िए, पर आप वही इंफॉर्मेशन पढ़िए, वही जानकारी पढ़िए जिसको पढ़ने के लिए आप हकदार हैं। अगर आपका लेवल ऑफ डेजिग्नेशन छोटा है, हल्का है, तो कंपनी की सारी जानकारी थोड़ी आप रीड कर पाओगे। अगर कोई अल्लू टल्लू इंसान हमारे कंपनी की एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों को रीड कर लेगा तो कल को वो किसी कॉम्पिटिटर को बता सकता है जी इनके पास तो 4 लाख आदमी है, एवरेज सैलरी इनकी मान लो कितनी है, हर बंदे को ये 6 लाख रुपए देते हैं साल का। तो पता लग गया भैया इतना खर्चा तो कंपनी का फिक्स्ड है, इतना तो कंपनी को निकालना ही पड़ेगा। अगर इस कंपनी का धंधा खराब कर दिया जाए और सैलरी तक के भी पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए इस कंपनी के, तो ये कंपनी जल्दी बर्बाद हो सकती है, इसको मार्केट से हम आउट कर सकते हैं। तो कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन को हमें हाइड करना पड़ता है कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे, इस बात का हमारे पास ध्यान होना चाहिए। तो पहली बात मैंने क्या बोला कि ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है बेटा? ऑपरेशनल का मतलब होता है डेली रूटीन टास्क, और डेली रूटीन टास्क का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड्स को ऐड करना हो गया, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना हो गया, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो गया, रिकॉर्ड्स को रीड करना हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों। और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया था? AMDR का नाम दिया था। ऐड मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड को डालना। मान लो कोई नया एम्प्लॉय मेरी कंपनी में क्या हो गया? भर्ती हो गया। मैंने कहा मेरी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आया और उसको भर्ती कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया? एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड हो गया। किसी एम्प्लॉय की मैंने तनख्वाह चेंज कर दी या एड्रेस चेंज कर दिया, उसको मॉडिफिकेशन का नाम दे दिया, या उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी वाइफ का नाम चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास मॉडिफिकेशन हो गया। और किसी आदमी को तुमने कंपनी से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, या कोई एम्प्लॉय मेरी कंपनी को छोड़ के चला गया, तो अगेन देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है, समस्या वाली बात आ रही है कि डिलीट हो गया मामला हमारे पास। तो ये हमारे पास हरकतें होती हैं कौन सी? आपकी एडिशन वाला, मॉडिफिकेशन वाला, डिलीशन वाला, रीडिंग वाला। तो ऐड के टाइम पर सिक्योरिटी का विशेष ध्यान देना होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो गलत जानकारी ऐड कर दी तो काम खराब है। सर कैसे काम खराब हो जाएगा? गलत जानकारी ऐड कैसे होती है? देखो ज़रा, मान लो हमें सैलरी नाम के डब्बे में एम्प्लॉय की सैलरी डालनी है। अब हमने यहाँ पे सैलरी डालनी थी 50,000, पर वहाँ पे हमने क्या डाल दिया? 5 लाख डाल दिया। हो गया कबाड़ा। इससे क्या होगा? कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। हमें डालनी थी तनख्वाह 50,000, टाइपिंग मिस्टेक होगी, कितना डल गया? 5 लाख। तो 5 लाख के हिसाब से 12 महीने में कितने का हिसाब हो गया? 60 लाख का। और वैसे हिसाब कितना बैठना था हमारे पास? 6 लाख का। तो बताओ कंपनी के अकाउंट्स क्या दिखाएंगे? 54 लाख का। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी बोलो। हाँ चलना, मैं क्लास में क्लास खत्म करके बात करता हूँ, ठीक है? ऑनलाइन तो 7 बजे खत्म होगी। ओके।
तो देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि 54 लाख का हमारा खर्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 54 लाख का खर्चा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है जी, वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। ये आपके प्रॉफिट को 54 लाख से कम दर्शाएगा। तो गलती होगी ना यहाँ पे। तो कायदे से हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, एक आईसी लगाना चाहिए। और आईसी को टेक्निकली हम क्या कहते हैं, टेक्निकली हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो क्या लगाएगा, यहाँ पे आईसी लगाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, जा रहे हो, चलो बाय बाय, जिसको हमने क्या नाम दिया, इंटरनल कंट्रोल का नाम दिया, वो लगाएंगे। और वो इंटरनल कंट्रोल क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को डालने से। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि तनख्वाह हमारी 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में होनी चाहिए। और अगर इससे कम जानकारी डलेगी या इससे ज़्यादा जानकारी डलेगी तो कंप्यूटर सिस्टम उस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बदले में क्या दिखाएगा, आपका एरर मैसेज दिखाएगा। ठीक है भैया, तो बदले में वो क्या दिखाएगा, आपका सीधा एरर मैसेज दिखाएगा। तो ये जानकारी को मैंने नाम दे दिया आपको। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि सर कोई एग्जाम्पल बता दो इसका, तो हम साफ कहते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशनल कंट्रोल हैं उसमें एक एग्जाम्पल आता है मेरे पास, एग्जाम्पल आता है। और वो एग्जाम्पल कौन सा बच्चा मेरे पास, वो एग्जाम्पल है मेरे पास दैट इज यूजर एक्सेस कंट्रोल। यूजर एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम यूजर को रोकेंगे हर तरह की जानकारी को एक्सेस करने के लिए। अगर यूजर मेरा छोटे लेवल का है तो जाहिर सी बात है छोटे लेवल की ही जानकारी एक्सेस कर पाएगा। और यूजर अगर मेरी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हक रखता है कंपनी की सारी जानकारी को एक्सेस करने का। तो यूजर एक्सेस कंट्रोल को मैंने क्या बोला, आप कह सकते हैं यूजर एक्सेस कंट्रोल इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो ये हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी का अपने में क्या माना गया, आपका एग्जाम्पल माना गया है। तो ये जानकारी है रिगार्डिंग किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बारे में आपकी सारी जानकारी है। क्लियर है बात सभी को बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए इसके साथ आपका छठा कंट्रोल भी यहाँ पे समाप्त हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, ऑपरेशनल कंट्रोल का नाम दिया। थोड़ा थोड़ा आपको फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी दी जा रही है। जब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कराई जाएगी तब तो बड़े हाई लेवल में आपको इसका ज्ञान दिया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो अंगूठे दिखाइए फटाफट और बताइए कि सब ठीक चल रहा है। दिखाओ बढ़िया अंगूठे दिखाओ, स्पीड दिखाओ, फटाफट भेजा करो, अंगूठा भेजने में कोई पैसा नहीं लगता। चलो, तो इसी के साथ हमारे पास ये छठा कंट्रोल भी आपका अंततः यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम अगला कंट्रोल देखते हैं, सातवां कंट्रोल। और सातवां कंट्रोल हमारे पास कौन सा आ रहा है, दैट इज नोन एज डीआरपी, डीआरपी एंड बीसी, डीआरपी एंड बीसी। डीआरपी का मतलब क्या होता है मेरे पास, स्टैंड्स फॉर डिजास्टर रिकवरी प्लान। और बीसी का मतलब मेरे पास क्या होता है, दैट इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। ठीक है जी, डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। भूकंप का आना डिजास्टर, बाढ़ का आना डिजास्टर, वॉल्केनो का फटना डिजास्टर, आग लगना डिजास्टर, ये सारे क्या हमारे पास डिजास्टर है, अनहोनी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हम सीधा सा इंश्योरेंस कराते हैं बस। और इंश्योरेंस क्या करता है, हमें माल हानि से बचाता है। इसको हमने क्या नाम दिया, डिजास्टर का नाम दिया। भूकंप आ जाए डिजास्टर, बाढ़ आ जाए डिजास्टर, आग लग जाए डिजास्टर,
करंट आ गया डिजास्टर। अब क्या है कि डिजास्टर अगर आ गया सर, ये तो रियल जिंदगी के डिजास्टर है। हमारे साइबर सिक्योरिटी में क्या डिजास्टर है? हमने कहा हमारे साइबर सिक्योरिटी में जो हमारे साइबर इंसिडेंट्स हैं वो एक तरह से क्या माने गया? डिजास्टर। अभी आपको याद होगा हम क्लास ले रहे थे पीछे, तो एक क्रिप्टो का एक्सचेंज है हमारे पास, क्रिप्टो एक्सचेंज है वो बाइबिट नाम है उसका। और आपको याद होगा जैसी क्लास में हम ले रहे थे तो उसमें मैंने बता दिया था भाई ये तो हैक्ड हो गया। और मेरे ख्याल से सबसे फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन हमने ही दी थी आपको, क्योंकि रीज़न था हमारे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो गया था और हमें बोलने में एक सेकंड नहीं लगा। अगर यही हम यूट्यूबर होते तो वीडियो बनाने पड़ते, मॉडिफाई करना पड़ता, एडिट करना पड़ता, समय लगा। तो मेरे ख्याल से फास्टेस्ट न्यूज़ हमने दी थी आपको कि बायबिट हमारा क्या हो गया? हैक्ड हो गया। और हैक्ड हुआ तो 1.5 बिलियन डॉलर की हैकिंग हुई, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन हमारे पास 15,000 करोड़ का हिसाब किताब आ गया, है ना। एक हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, शायद आप बच्चों ने नाम सुना होगा इथीरियम के नाम से। इथीरियम, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, अभी मैं क्या कह रहा हूँ? इथीरियम कह रहा हूँ। तो बिटकॉइन क्या करता है? बिटकॉइन तो ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है। जब आप कोई क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसको संभालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बिटकॉइन रिस्पॉन्सिबल होता है। और इथीरियम की बात करूंगा, मैंने कहा ये भी भाई साहब एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। और ये क्या इसको संभालती है? ये संभालती है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। सर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या भला होती है? कभी समय मिलेगा तो आपको ज्ञान देंगे इसके बारे में, बड़ा अच्छा जानकारी देंगे। फिलहाल छोटी सी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है? एक ऐसी करेंसी जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं। ये हमारा डिजिटल मनी होता है और ये काफ़ी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में बना होता है। तो उसके लेन देन के लिए हमारे पास एक एक्सचेंज है जिसका नाम है बाइबिट, वो अभी हैक हो गया था हमारे पास। अगर वर्ल्ड के नंबर 1 के एक्सचेंज की बात करेंगे तो उसका नाम बाइनेंस है हमारे पास। और भी बड़े सारे एक्सचेंज होते हैं, बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच हो गया, डेल्टा हो गया, ये बड़े सारे एक्सचेंज है। वजीरेक्स का नाम भी आपने सुना होगा। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि लास्ट 10 जो एक्सचेंज पीछे हैक हुए हैं उनको कितना कितना नुकसान हुआ था। तो अगर आप मेरा वो देखते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, तो मैंने बताया था वहाँ पे वजीरेक्स जो हमारा है वो 6ठे नंबर में था। और बाइनेंस भी हमारा एक बार हैक हो चुका है, वो 10वें नंबर में था, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 40 मिलियन का नुकसान हुआ था इसको। अभी जो बाइबिट का जो हमारा 2025 में हैक्ड हुआ है वो तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर लेकर बैठा है हमारे पास। इसका मोटा मोटा हिसाब किताब 15,000 करोड़ का आ गया। अब ये बाइबिट वाला क्रिप्टो करेंसी बेच भी रहा था, खरीद भी रहा था, सारे काम बढ़िया तरीके से चल भी रहे थे, है ना, बहुत बढ़िया काम हमारे पास चल रहा था। पर अचानक क्या आ गया? मुसीबत आ गई। अचानक नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने क्या करा? हैक्ड कर लिया। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने क्या कर लिया? हैक्ड कर लिया। तो ये बाइबिट के लिए क्या होगी? एक तरह से डिजास्टर हो गया हमारे पास, है ना। अब इस डिजास्टर से बचने के लिए कोई प्लान होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए हमारे पास। अब आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। पीछे हमारा जो वजीरेक्स था वो हैक्ड हो गया था और तकरीबन ज़्यादा नहीं 2200 करोड़ का उसको चोट लगा था। अब जैसे ही यूज़र्स को पता चला कि उनका अकाउंट वजीरेक्स में वो हैक्ड हो गया, तो हर बंदा क्या करना चाहता है? पैसा निकालना चाहता है। मान लो आप वजीरेक्स के क्या हैं? वजीरेक्स के आप यूज़र हैं, आपने पैसा लगा रखा है किस में? बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है, आपने 1 CR के बिटकॉइन खरीद रखे हैं। अब अचानक हमारा वजीरेक्स क्या हो गया? हैक्ड हो गया। नॉर्थ कोरियंस ने हैक कर लिया इसको। तो अब आपके मन में क्या होगा कि फटाफट बिटकॉइन को बेचो और अपना पैसा वजीरेक्स से बाहर निकालो, कहीं को मेरा पैसा भी मारा ना जाए। तो आपके मन में एक तरह से ये उत्तेजना आएगी। तो जैसे वजीरेक्स हैक्ड हुआ था तो वजीरेक्स ने क्या कर दिया था?
इसने सारे के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। फ्रीज से क्या मतलब है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे इस वजीरेक्स के अंदर, वो ना तो पैसा डाल पाएंगे और ना ही पैसा निकाल पाएंगे, उसने फ्रीज कर दिया, है ना। तो जाहिर सी बात है, फ्रीज करने का मतलब क्या है कि वजीरेक्स के अंदर जो लेवल ऑफ अनसिक्योरिटी है वो बड़ा हाई है। उसको लग रहा है कि भैया इसके जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो सारे के सारे पैसे निकाल के बाहर निकल जाएंगे और मेरा अकाउंट कंगला हो जाएगा और मेरा वजीरेक्स नाम का एक्सचेंज बर्बाद हो जाएगा। तो उसने सबको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया कि ना तो आप पैसा निकाल पाएंगे ना डाल पाएंगे, ताकि उसने कहा मेरे को समय दो ताकि मैं अपने अकाउंट होल्डर्स को बचा सकूं, रोक सकूं, अपना धंधा बचा सकूं। पर जैसे ही मैं इसकी बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, बायबिट की बात करता हूं, जब बायबिट हमारा हैक्ड हुआ और हाई लेवल के पैमाने में हैक्ड हुआ, तो आधे घंटे के अंदर उसका जो मालिक है उसने आके बोल दिया जी हम हैक्ड हो गए हैं, और उसने किसी भी एंगल से यूज़र के अकाउंट्स को फ्रीज नहीं करा और सबको बोल दिया कि अगर आप अपना पैसा बाहर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और ठीक है, हैक्ड हुआ तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, इंटरनेट का एनवायरनमेंट है, किसी का भी सिस्टम हैक हो सकता है। जो वर्ल्ड का बेस्ट अकाउंट है वो भी हमारा हैक्ड हो सकता है। तो अल्टीमेटली बाइनेंस भी हमारा हैक्ड हो सकता है, और हुआ भी है, 10वें नंबर में, छोटा लॉस था पर हुआ है। तो काफ़ी सारे हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो आपके हैक्ड हुए हैं। तो जब आप वर्ल्ड के इंस्टाग्राम के एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो अगर आप ये बोलो कि आप कभी जीवन में हैक्ड नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बायबिट आपका हैक्ड हुआ है। कॉइन चेक नाम का एक हमारे पास एक्सचेंज है, वो भी सन 2018 में हैक्ड हुआ था, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास MT GOX गॉक्स नाम का भी था, DM बिटकॉइन भी था, कूकॉइन भी था, वजीरेक्स भी हमारा 6 नंबर में था, बिटमार्ट भी था हमारे पास, और बिट फाइनेक्स भी था हमारे पास, अब बिट भी था, बाइनेंस भी था। बाइनेंस हमारा 2019 में हैक्ड हुआ था, $40 मिलियन का नुकसान हुआ था। जब बाइनेंस हमारा हैक्ड हुआ तो उसके बाद वो दोबारा हैक नहीं हुआ। आज 2025 चल रहा है, तो मोटा मोटा 5 साल क्रॉस हो चुके हैं। उसने अपनी सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा दिया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की मदद बढ़ा दी। तो हैकिंग होना समस्या नहीं है, पर हैकिंग तो चलती रहेगी हमारे पास। उसके अगेंस्ट आप एक्शंस क्या लेते हैं वो बड़ा मैटर करता है, और अपने धंधे को आप कितनी जल्दी कंटिन्यू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम वजीरेक्स की बात करेंगे बेटा, जब वजीरेक्स हमारा हैक्ड हुआ, जो कि इंडियन एक्सचेंज है हमारा, तो उसने क्या कर दिया, सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया। यानी उसका जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान था वो बकवास था। उसका जो BCP था, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान था, बकवास था। भाई वजीरेक्स हमारा क्या हो गया, हैक्ड हो गया। जब ये हैक्ड हो गया तो मैंने क्या बोला, ये इसके लिए क्या मानी गई है, डिजास्टर मानी गई है। ये भूकंप माना गया, उसके लिए बाढ़ मानी गई है। अब डिजास्टर आ गया है तो डिजास्टर आने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए। अगर किसी देश में भूकंप आ जाता है तो एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, आर्मी आती है, वहाँ के लोग आते हैं, मलबा हटाते हैं, मरे हुए लोगों को बचाते हैं या टूटे फूटे लोगों को बचाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिकवरी होता है। तो अगला साफ कह रहा है कि यार डिजास्टर तो आएगा ही आएगा, पर जीत हमारी कब होगी, जब हमारे पास RP होगा। RP का मतलब क्या, रिकवरी प्लान होगा। और हमारा BCP भी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा बिजनेस, हमारा धंधा, हमारा जीवन सामान्य दृष्टि से चल सके, सामान्य तरीके से चल सके। तो उसको हमने क्या नाम दिया, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब बायबिट की बात करेंगे, सबसे मोटा घाटा हुआ उसका, अभी तक का सबसे बड़ा घाटा है, $1.5 बिलियन। अगर मैं सेकेंड अटैक की बात करूंगा तो कॉइन चेक का था, 2018 में था, और 534 मिलियन का घाटा वहाँ पे हुआ था। तो सेकंड नंबर का जो घाटा था वो $534 मिलियन का था। और अभी अगर बायबिट की बात करेंगे तो हमारे पास $1.5 बिलियन का हिसाब किताब है। तो कितना, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया हमारे पास, 3 गुना हो गया, एक तरह से 3x हो गया। तो फिर भी वो जो उसका बायबिट का जो ओनर है उसने आते सारे बोल दिया कि भाई जिसको पैसा निकालना है निकाल लो, बाकी किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर पैसे का नुकसान होगा तो हम आपके पैसे रिकवर करेंगे, आपकी जेब से 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने आके
इस पे कब्जा कर लिया है और इसकी वल्नरेबिलिटी को रोक लिया गया है। अब वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है डेफिनेटली यस हम उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि आगे इन बायबिट वालों ने भी तो क्या कर रखा होता है, इंश्योरेंस करवा रखी होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये लाखों रुपए देते हैं, खरबों रुपए देते हैं इंश्योरेंस का, तो उससे भी रिकवर करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान हो गया कि वजीरेक्स की तरह जैसे उसने फ्रीज करा, वो डर गया, इसने अपने आप को फ्रीज नहीं करा और ये ओपन आ गया। तो इस तरह की सिक्योरिटी को हमने बेटा क्या नाम दिया, इस तरह की सिक्योरिटी को हमने यहाँ पे नाम दिया डिजास्टर रिकवरी प्लान प्लस बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का तैयार होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर ये तैयार होता है तो हम कहते हैं कि आपने क्या करा, आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने डीआरपी के बारे में ध्यान दिया और साथ में बीसीपी की सिक्योरिटी के बारे में ध्यान दिया। अब आप यहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा पहला सवाल, क्या आप सभी बच्चों ने इंश्योरेंस करवा रखी है? अब इंश्योरेंस दो तरह की होती है, हमने कहा जी एक होती है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस। तो अपने आप से पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो, क्या आपने मेरी इंश्योरेंस करवा रखी है? अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखी है तो आप समझ जाना कि आपका डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, आपका जो डीआरपी है वो बहुत ही घटिया है और आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान भी बहुत ही घटिया है और आप गलत दिशा में जा रहे हैं। नहीं सर मैं तो यंग बच्चा हूँ, मेरे को बीमारी की क्या ज़रूरत है? अरे कोरोना के बाद तो उम्र की गारंटी नहीं है। 28-28 साल के बच्चे गुजर गए, 20-20 साल के बच्चे गुजर गए। अब देखो होता क्या है, माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होगा, कल को नौकरी करेगा, साल का 1 करोड़ रुपए कमाएगा, 8-10 साल बाद कमा लेगा, कामयाबी आएगा। अब बच्चा हमारा गुजर गया तो भाई इसके लिए इसके नाम पे क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। हमने कहा हेल्थ इंश्योरेंस तो होना चाहिए, अगर बीमार पड़ेगा तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, और अगर बच्चा टपक गया हमारा तो कोई बात नहीं, काफ़ी सारा पैसा पेरेंट्स को मिल जाएगा। तो ठीक है, इमोशनल झटका जो लगेगा उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। जिसका बेटा जाएगा उसके पिताजी को, उसकी माताजी को जो झटका लगेगा उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर हाँ थोड़ी पैसे में तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप जीवित रहते तो भी आप माँ बाप को पैसा कमा के देते, अब आप जीवित नहीं है तो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके माँ बाप को पैसा दे रही है, तो मनी सपोर्ट तो मिल जाएगी पर अल्टीमेटली इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मौत का आना ये अपने में क्या माना गया, डिजास्टर। तो क्या उसके लिए कोई रिकवरी प्लान करी है आप लोगों ने? रिकवरी क्यों प्लान करते हैं? ताकि आपके माँ बाप दोबारा से ज़िंदगी जिएं। अब वो थोड़ी मर सकते हैं आपके साथ, उनको भी खाना खाना है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, बाकी के बच्चों को भी पालना है, बाकी के परिवार को भी पालना है। तो डिज़ास्टर आता है, उससे रिकवरी होनी चाहिए और प्लस बिजनेस मेरा दोबारा से कंटिन्यू हो जाए, मेरी सेल परचेज की जो ट्रांजैक्शन है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाए। तो इस तरह की 7वीं कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, डीआरपी का नाम दिया और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अक्सर आप लोगों ने जीवन में एक शब्द सुना होगा कि सर हमें समय समय पे क्या करना पड़ता है, हमें समय समय पे बैकअप करना पड़ता है, सर हमें समय समय पे क्या करना पड़ता है हमें समय समय पे डेटा रिकवरी करनी पड़ती है। बैकअप सर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, बताऊंगा वो 3 तरह के कौन से होते हैं। ऑनलाइन बैकअप हो गया, ऑफलाइन बैकअप हो गया, लाइव बैकअप हो गया। वो क्या होता है वो आने वाले समय में जानकारी दूंगा। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि बैकअप करना पड़ेगा, डेटा रिकवरी करना पड़ेगा, तो ये किसका पार्ट माना गया? ये पार्ट माना गया आपका डिजास्टर रिकवरी प्लान का और साथ ही साथ आपके बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग का पार्ट माना गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को? चलो अंगूठे दिखाओ फटाफट, अंगूठे दिखाओ यहां तक। चलिए कोई डाउट तो नहीं किसी को? वेरी गुड। शब्बीर साल का सवाल आया है कि सर क्या डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस हैक एंड आई हैव हर्ड टू हैक बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज इम्पॉसिबल। शब्बीर साहब आप ये कह रहे थे, देखो शब्बीर साहब जो हमारा बिटकॉइन है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे हैकिंग करना इम्पॉसिबल होता है या वहाँ पे डेटा को मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल होता है। और ये जो हैकिंग हुई है डिफरेंट चीज़ हुई है भैया, ये आपका वॉलेट हैक्ड हुआ है हमारे पास। तो जिस कभी दिन टाइम मिलेगा, हालांकि अगर आपको शब्बीर साहब जानना है तो 2 लेक्चर मैंने यूट्यूब में डाल रखे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर,
अगर समय मिले तो वहाँ पे 2-2 घंटे का समय निकालना या आधे आधे घंटे 1-1 घंटे का समय निकालना, वो 2 लेक्चर देख लेना, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो फिर भी कभी आगे बात करेंगे इस मामले में, क्योंकि ये अगेन हमारे हैकिंग से कनेक्टेड है। तो उस समय बताएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों सेफ होती है, वो क्यों हैकेबल नहीं होती है, और वहाँ पे डेटा मॉडिफाई नहीं हो पाता है, और वहाँ पे अगर कोई चोरी चकारी होगी, गड़बड़ ही होगी, तो उसके बारे में कैसे सबको पता लग जाता है, वहाँ पे ऑल्ट्रेशन करना क्यों डिफ़िकल्ट है। वो सारी जानकारी आपको ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे जब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी। ये अलग चीज़ होती है हमारे पास। ये आपने सिस्टम को हैक करा, आपने ब्लॉकचेन को हैक नहीं करा, आपने एक्सचेंज को हैक करा है। और कोई किसी का डाउट बेटा? चलो ग्रेट। तो ये हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, और इसी के साथ हम लोगों ने आपको ज्ञान दिया। किसके बारे में ज्ञान दिया? कि अब आपको पता लग गया होगा थोड़ा सा कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नाम का आदमी क्या काम करता है ना। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बच्चों को दिमाग में बड़ी ही नादानी वाले सवाल होते हैं। अब क्या हुआ कि मैं ना अभी यूट्यूब में मैंने लेक्चर डाला था अपना, तो एक महान महान हस्ती का मैसेज आया कि सर क्या आप कंपनी वालों को बचा लोगे, कंपनी हैक्ड होगी तो आप बचा लोगे। अब देखो ऐसे अनपढ़ लोग होते हैं जिनके बारे में मैं क्या बोलूं। मन करता है ये बंदा अगर सामने होता ना तो उसको जवाब दे दे के मैं इतना मार देता ना, तीर पे तीर मार देता, वहीं घायल कर देता इसको। मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, केवल जबान का इस्तेमाल करता, और ऐसे कटु कटु शब्द बोलता, बंदा मर जाता। ये आपका घर है, ये आपके घर में ताला लगा हुआ है, ये जो ताला लगा हुआ है आपने क्या प्रोवाइड करी इसको? सिक्योरिटी। मेरे को बताओ, क्या ये ताला ब्रेक नहीं हो सकता? क्या ताला टूट नहीं सकता? सर टूट सकता है। तो क्या करूं? अपने घर में ताला लगाना बंद कर दूं क्या? मेरा सवाल है उस बेवकूफ़ इंसान को कि भैया जब आप ताला लगाते हैं तो कुछ घटिया लेवल के चोर को आप अपनी ज़िंदगी से दूर कर लेते हैं। अगर आपने ताला नहीं लगाया, कुंडी लगाई, तो हर बंदा आपके घर में चोरी करने का प्रयास करेगा। जिसको चोरी की ट्रेनिंग भी नहीं मिली वो बंदा भी आपके घर में चोरी करने का प्रयास करेगा। ठीक है बेटा। तो पहली बात तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपने ताला लगा दिया तो अब आपका ताला जो है ब्रेक होगा, और वो कौन ब्रेक करेंगे? आपके थोड़े से एक्सपर्ट चोर ब्रेक करेंगे। एक्सपर्ट आदमी की जो मात्रा है मार्केट में वो काफ़ी कम है, और चोरी करने के लिए घर मेरे पास क्या है, बड़े ज़्यादा हैं। अब ये जो हमारा एक्सपर्ट चोर है ये कहाँ जाएगा? जहाँ पे मोटा पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो गरीब आदमी ये तेरे घर क्यों आएगा? तू 1 करोड़ लेके बैठा है, 2 करोड़ लेके बैठा है, इसके बाद 400 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ को चोरी करने का सिस्टम बैठा हुआ है, तो ये पहले वहाँ पे हैक करेगा, वहाँ पे चोरी करेगा। अब आप कह रहे हो जी क्या सिस्टम हैक हो जाएगा, क्या कंपनी वालों को आप बचा लोगे? हमने कहा बाइनेंस हैक हुआ, अब आप उसके सिक्योरिटी एक्सपर्ट को गालियाँ दे रहे हो। समझ आ रही बात? तो बड़ी गलत बात है यार। भाई साहब आतंकवादी बनना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। इतनी जनसंख्या है देश में, अपने शरीर पे बम लगाओ, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में घुस जाओ और फाड़ दो अपने आप को। आप सोचो मेरे को तो मरना है, मेरे को तो सुसाइडल बॉम्ब करना है, तो जब आप मरेंगे तो आप कम से कम 60 बंदों को तो लेके मरेंगे। हमारे देश में जनसंख्या इतनी है, लोगों को मारना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल वहाँ पर है कि दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स के आगे मार के दिखाओ। मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल है कि आर्मी के हेडक्वार्टर में मार के दिखाओ। मुश्किल क्या काम है? पार्लियामेंट में मार के दिखाओ। मुश्किल क्या काम है? मोदी जी को करके दिखाओ। वहाँ चैलेंजिंग वाली बात है, वहाँ पे हाई लेवल की सिक्योरिटी है। अब क्या इंदिरा गांधी को नहीं उड़ा दिया गया था? बिल्कुल उड़ा दिया गया था। अब इसका मतलब ये है कि मोदी साहब बोले जी मेरा तो इंदिरा गांधी उड़ गया तो मैं सिक्योरिटी गार्ड रख के क्या करूँगा? अजीब सी बात है भैया। तो जिसका भी वो सवाल था, फिलहाल तो मैंने उसको यूट्यूब से उठा के बाहर फेंक दिया था। मेरे को था यार ये और बच्चों के माइंड में क्या करेगा, डीमोटिवेशन क्रिएट करेगा। अब वो उस समय बड़ा खुश हो रहा होगा बच्चा कि देखो मैंने ऐसा सवाल पूछा, सर डर गए। ठीक है ना, मैंने ऐसे सवाल पूछा, सर डर गए। पर बेटा मैं डरा नहीं, मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब देने का वेट कर रहा था। तो 1 मिनट ज़रा होल्ड करना।
तो ये हमारे पास जानकारी है रिगार्डिंग इस प्रोसेस के बारे में। तो अब आपको पूरा ज्ञान मिल गया, पूरी जानकारी मिल गई। क्या जानकारी मिल गई कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो कितनी तरह की दुकानदारी कर सकता है। कल को अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हो तो कोई आपसे पूछे बेटा आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कोर्स कर रहे हो तो आप क्या करोगे। अब कुछ लोगों के माइंड में होता है जी मैं मोबाइल फ़ोन हैक करूँगा, जी मैं फेसबुक हैक करूँगा, जी मैं इंस्टाग्राम हैक करूँगा, जी मैं यूट्यूब हैक करूँगा, जी मैं स्नैपचैट हैक करूँगा, जी मैं व्हाट्सएप हैक करूँगा, जी मैं क्रेडिट कार्ड हैक करूँगा, है ना। ऐसे घटिया घटिया काम, ये घटिया घटिया काम सीख कर, है ना, आप बाज़ार में टीसीएस में जाओगे, आप बाज़ार में विप्रो में जाओगे, आप बाज़ार में फेसबुक वाले के पास जाओगे, आप माइक्रोसॉफ्ट के पास जाओगे, आप गूगल वाले के पास जाओगे, ठीक है, आप एप्पल वाले के पास जाओगे, आप एचसीएल वाले के पास जाओगे और बोलोगे मेरे को जॉब दे दो जहाँ पे मेरा सैलरी का पैकेज होना चाहिए 1 CR का होना चाहिए, 1 करोड़ का होना चाहिए। बताओ क्या ये लोग आपको रखेंगे। आपसे पूछा जी आप क्या कर लेते, जी मैं तो मोबाइल फ़ोन हैक कर लेता हूँ, मैं एक छोटा सा मालवेयर मोबाइल फ़ोन में डाल दूंगा और मोबाइल फ़ोन हैक हो जाएगा, और मोबाइल फ़ोन हैक हो जाएगा तो मैं आपकी फ़ोटोएं देख लूँगा, आपका कैमरा एक्सेस कर लूँगा, आपकी बैटरी चेक कर लूँगा, आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लूँगा। अरे भैया इतने छोटे लेवल के घटिया काम में ये टीसीएस नाम की कंपनी, विप्रो नाम की कंपनी, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस नाम की कंपनी आपको जॉब क्यों देगी भैया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। गली मोहल्ले में अगर मार काट करोगे, किसी की कुटाई कर दोगे तो क्या आप आर्मी में थोड़ी भर्ती हो जाओगे। तो ये घटिया काम नहीं होते साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के। 600 रुपए में, 700 रुपए में बड़े सारे कोर्स मिल जाते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन से हैक करना कैसे सीखें, तो वो 600 रुपए के कोर्स खरीद लो और शुरू कर दो अपनी दुकानदारी। फिर कोई पुलिस वाला आएगा और तुम्हारी वाट लगा देगा। तो अब आपको ज्ञान मिल गया कि नहीं सर हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे तो हम नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और हम डिज़ास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, क्या ज्ञान हो गया आपको यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करता है। ये मैंने अभी आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये जानकारी दी है और अभी इतना पढ़ना बाकी है। अभी मैंने जस्ट आपको इतना जानकारी दिया है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारी बातें सिखाई जाएंगी। फिलहाल अपने आप से रूबरू तो हो लो कि तुम्हारे अंदर ताकत क्या आने वाली है, तुम किस लेवल के इंसान बनने जा रहे हो। आई बात समझ में। तुम किसी के मोबाइल फोन का ओटीपी इस्तेमाल करने नहीं जा रहे हो। वो जैसे जम तारा में दिखाया गया था, पेड़ की छांव में बैठ के लैपटॉप में आप पैसे लोगों के नोच रहे हो। अरे इस तरह के घटिया आदमी नहीं बनना हमने। 2 4 5 10 हज़ार लाख 2 लाख रुपए अगर तुमने कमा भी लिए तो ऐसी कमाई पे तो थू है। हम आपको स्कैमर नहीं बना रहे हैं, हम आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना रहे हैं। आप बायबिट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, वजीरिक्स को प्रोवाइड करो, टीसीएस को प्रोवाइड करो, इन्फोसिस को प्रोवाइड करो, एचडीएफसी बैंक को करो, आईसीआईसी बैंक को करो, रिलायंस को करो, अडानी को करो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। और ये 7 तरह के प्रबंध है आपके पास। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ज्ञान दिया था, अगर आप रिलायंस जैसी कंपनी में चले जाते हो, एचडीएफसी के पास चले जाते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चले जाते हो, आईसीआईसी के पास चले जाते हो, तो रिलायंस वाला कहता है भैया ये 7 दिशाएं हैं, इन 7 दिशाओं पे सिक्योरिटी चाहिए। तो अब ये तो बड़ी कंपनी है भैया हमारे पास। अब बड़ी कंपनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सातों के लिए अलग अलग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे। एक नहीं होगा, मल्टीपल लोग होंगे यहाँ पे। 24 घंटे यहाँ पे काम होता है, कभी काम बंद ही नहीं होता इन बंदों का, 24 आवर्स काम होता है। बात समझ में आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे, इसके पास 400 सब्सिडरीज कंपनी है। 400 सब्सिडरीज का मतलब क्या है कि 400 कंपनीज के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। और एक एक आदमी नहीं होता, हज़ारों हज़ारों आदमी होते हैं हमारे पास, तब जाके सिक्योरिटी मिलती है। तो ऐसा इकट्ठा करेंगे तो लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एनएससी के अंदर, बीएससी के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वही कंपनियां कम से कम हमारे पास 8,000 बैठी हैं। और काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही नहीं करा है। इनको भी साइबर सुरक्षा चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा, आप जैसे लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप थोड़े से अवेयर हो गए हैं इस ढांचे के बारे में।
और जहाँ पे मैंने आपको ज्ञान प्रोवाइड करा कि आखिरकार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दे रखी है कि हमारा 19 महीने का कोर्स है हमारे पास, उसमें हम 3 दिशाओं के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम साथ ही साथ आपका एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी को हमने बेसिकली कितने भागों में क्लासीफाइड कर रखा है? 7 भागों में क्लासीफाइड करा है, 7 लेवल ऑफ सिक्योरिटी में क्लासीफाइड करा है, जिसका ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एथिकल हैकिंग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, फिर आपको एक समेशन आ जाएगा कि अच्छा हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फिर आप अपनी आत्मा से पूछोगे भाई तेरे को ये लाइन पसंद है तो बहुत बढ़िया, नहीं पसंद है तो बाहर जाओ। अगर आप में से कुछ बच्चे ये सोच के बैठे हैं जी मैं तो फेसबुक हैक करूँगा, है ना, मैं तो गर्लफ्रेंड का पासवर्ड लूँगा, तो बड़ी ही गरीबों वाली सोच है बेटा, बड़ी ही गरीबों वाली ज़िंदगी है आपकी। तो अब आप थोड़ा रूबरू हो चुके होंगे, थोड़ा सा ज्ञान आपको मिल गया होगा। रुपये में से मतलब कि 100 रुपये में से आपको 1 रुपये का ज्ञान मिल गया कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या कर्म करता है। बाकी यस, मैंने क्या बोला, कोई भी क्लास आपका अंत नहीं है, हर क्लास की शुरुआत है। यहाँ से मैंने गेम इस क्लास में ख़त्म करी, अगली क्लास में यहीं से गेम हमारी स्टार्ट हो जाएगी, अगली क्लास में फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी। यानी हर क्लास का जो अंत होगा वो अगली क्लास का हमारे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। और ये हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन आपका रहेगा। चलो बेटा आज यहीं तक पढ़ते हैं और बाकी मुलाकात करेंगे कल की क्लास में। कल हमारा मंगलवार है, मंगलवार को हमें क्लास लेनी है। मंगलवार की क्लास रात को 9 से 10 होगी। ठीक है बेटा, कल हम मुलाकात करेंगे रात को 9 से 10 बजे का। DBMS का टॉपिक हमारा चल रहा है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये बैकअप क्लास थी, इसको मैंने बता दिया, ये तीसरी बैकअप क्लास है हमारे पास। आशा करता हूँ ज्ञान में वृद्धि होगी, और कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। अभी कुछ बच्चों के सवाल आए हैं, वो मैं देख नहीं पाया क्योंकि स्पीड काफ़ी फास्ट थी बच्चों के मैसेजेस की, तो अलग से बैठ के मैं जवाब देता हूँ। हर बच्चे को मैं जवाब देता हूँ, देर सवेर मेरी तरफ से हर बच्चों को जवाब मिलता है, कोई भी बच्चा निराश नहीं रहता है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक ख़त्म करते हैं क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।